सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं हम बता दूं बीबीए इमर्जिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बुक का हम लेसन नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू न्यू बैंक्स करने वाले हैं। उससे भी पहले मैं बता दूं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं कि बिना बोले मैं लाइक सब्सक्राइब करे बोलता नहीं, फिर भी आप लोगों ने 100+ सब्सक्राइबर्स करे, थैंक यू इसके लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन टू न्यू बैंक्स पढ़ना है। तो न्यू बैंक्स क्या होता है? ठीक है, तो न्यू बैंक्स रेफर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दैट ऑपरेट एंटायरली ऑनलाइन विदाउट एनी फिजिकल ब्रांचेस। मतलब जैसे आपका बैंक होगा वो कोटक में हो सकता है, महिंद्रा, एसबीआई, पीएनबी। तो उसके लिए आप सबको हजारों टाइप्स के फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं एंड बहुत कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है। लेकिन न्यू बैंक्स में क्या रहता है? न्यू बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो अपना पूरा, उन्होंने कहीं पे भी अपनी फिजिकल ब्रांचेस नहीं खोली होती, फर्स्ट थिंग। एंड ये पूरी तरीके से ऑनलाइन बेस पे, ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग पे काम करता है, एंटायरली ऑनलाइन विदाउट एनी फिजिकल ब्रांचेस। ठीक है, न्यू बैंक नो फिजिकल ब्रांचेस की, कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती एंड वर्क ऑन प्योरली डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। प्रोवाइड सर्विस थ्रू मोबाइल ऐप, और ये सर्विस कहां से देते हैं? मोबाइल ऐप से, नहीं तो वेबसाइट से। ओके, अब थोड़ी चीजें और पढ़नी है हमें। पहले ट्रेडिशनल बैंक पढ़ना है, डिजिटल बैंक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे बस, एंड न्यू बैंक्स के बारे में कि क्या डिफरेंशिएट है, क्योंकि डिफरेंस आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल बैंक। ट्रेडिशनल बैंक, पहली बात, वो बैंक्स होते हैं जो आप नॉर्मली, जिसमें आपका बैंक खाता खुला होता है। सबसे पहले ट्रेडिशनल बैंक यानी कि फिजिकल ब्रांचेस जिसके होते हैं, जिसके पास ज्यादा पेपर वर्क होता है। अगर आपको एटीएम भी चाहिए तो उसके लिए फॉर्म भरने पड़ते हैं। खैर अब की बात नहीं कर रहा, कुछ टाइम पहले की बात, आपको बहुत तरीके के मतलब बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे। कई बार बैंक का आना जाना, कभी सर्वर डाउन, कभी ये। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपका? एसबीआई, पीएनबी, कोटक, ठीक है, कर्नाटक बैंक, देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ बैंक, तो ट्रेडिशनल बैंक में आ जाता है। एंड ट्रेडिशनल बैंक का ही जो ये पार्ट है, ये है आपका डिजिटल बैंक। जब ट्रेडिशनल बैंक की सर्विसेज, वो कुछ सर्विसेज या कई सारी सर्विसेज ऑनलाइन दे दी जाती है, तो हमारे डिजिटल बैंक कहा जाता है। ट्रेडिशनल बैंक्स ऑन डिजिटल बैंक फॉर्म, दे प्रोवाइड सर्विसेज ऑनलाइन। डिजिटल बैंक, ये जो डिजिटल बैंक है, ये ट्रेडिशनल बैंक के ही फॉर्म होते हैं जो कि अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं? ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल मोबाइल बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप, किसी भी बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप, ध्यान रखिएगा। अब हमारे न्यू बैंक आ जाते हैं। सेम जो हमने यहाँ पढ़ा वही, इसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती न्यू बैंक की, इसकी होती है, और ये इसी का ही पार्ट है, तो इसकी भी ब्रांचेज होती है। ठीक है, जैसे कोटक का मोबाइल ऐप है, तो कोटक बैंक्स तो हर बहुत सारी जगह है आपके, आप जिस सिटी में रहते हैं वहां पे भी होगा। बाय द वे, ओनली वर्क ऑन मोबाइल एप्स एंड वेबसाइट। ये न्यू बैंक किस पे वर्क करते हैं? एप्स पे और वेबसाइट पे, सिर्फ एप्स और वेबसाइट पे वर्क करते हैं, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती, ध्यान रखना। लो कॉस्ट एंड फास्ट सर्विसेज, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही, ठीक है, एंड सर्विस काफी फास्ट होती है, काफी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज आपको घर बैठे बैठे सब कुछ करना होता है, तो बस आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, वर्क विद अ लाइसेंस्ड बैंक, और ये किसके साथ काम करता है? लाइसेंस्ड बैंक के साथ काम करता है, जो ऐसा बैंक जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस हो। इसके एग्जांपल्स है हमारे पास रिवॉल्ट, N26। ठीक है, खाली पढ़ने हैं, एग्जांपल आता नहीं है, बाकी एक बार पढ़ लेना, आ जाए तो लिख देना। अब क्या रीजन है कि जो आपके न्यू बैंक है वो कुछ बेहतर है, या फिर किस वजह से बेहतर है, या किस वजह से आजकल चर्चा में है? तो स्प्रेड ऑफ इंटरनेट, स्मार्टफोन, जो आपका इंटरनेट और स्मार्टफोन इतना बढ़ रहा है डे बाय डे, आप सब भी कितना पूरे दिन स्मार्टफोन यूज करते होंगे, इंटरनेट ही, आप आजकल हर काम इंटरनेट से हो रहा है। तो दैट्स वाई न्यू बैंक्स भी बढ़ रहा है, कि जब इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज बढ़ रहा है, तो न्यू बैंक्स ने भी यही सोचा कि हम भी ऐसी कोई चीज लाते हैं जिनका घर बैठे बैठे काम हो जाए, ओनली मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो स्प्रेड ऑफ इंटरनेट, स्मार्टफोन हमने पढ़ लिया। ट्रेंड ऑफ कैशलेस एंड डिजिटल पेमेंट। ठीक है, मतलब आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, आप खुद देख रहे हो, यूपीआई का ट्रेंड चल रहा है, इतने सारी चीजों का ट्रेंड चल रहा है। इन सब चीजों का ट्रेंड की वजह से ही न्यू बैंक इतना चर्चे में है, इतना ट्रेंडिंग में है, इतना वायरल में है। ठीक है, कैशलेस पेमेंट, मतलब आजकल किसी के पास कैश नहीं है तो डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं यूपीआई के थ्रू। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स का जो टाइम है वो चल रहा है। डिमांड ऑफ यंग जनरेशन, आजकल यंग जनरेशन है, ठीक है, आप जैसे कि जानते हो ये फैम पे वगैरह, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बात करी थी, तो ये फैम पे वगैरह है, ये सब भी आजकल चर्चा में चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि इसमें आपको फैम पे में तो आपको कोई आई थिंक अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ता है ना। तो वही हो गया कि डिमांड्स ऑफ यंग जनरेशन, आजकल यंग जनरेशन की डिमांड ये है कि वो न्यू बैंक्स वगैरह में खाता खुलवाकर अपना घर बैठे कंट्रोल करें, जिनको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। लो कॉस्ट एंड बेटर एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस आपको बेटर मिलता है, और वो भी कॉस्ट इसका नॉर्मल बैंक से कम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते आगे क्या लिखा है, अब हमें पढ़ना है ऑपरेटिंग मॉडल
of new bank. The operating model of new bank is characterized by a digital first approach and a customer centric focus. यानी कि न्यू बैंक्स पूरी तरीके से कैसा रहता है, डिजिटल फर्स्ट अप्रोच रहता है, इसका फोकस किस पे रहता है, कस्टमर पे। ठीक है, इसका फोकस रहता है कस्टमर के फास्ट सर्विस पे, फास्ट। ठीक है, अब अगर आपके पास किसी भी टाइप की न्यू बैंक से रिलेटेड अगर एडवांटेज आता है, डिसएडवांटेज आता है, तो आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं, लाइक कि ये फास्ट सर्विस देते हैं, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स विच यू कैन मेक। ठीक है, तो अगर इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं, सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑपरेट प्राइमरली थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऐप या वेबसाइट। आपको पता है कि ऑपरेटिंग मतलब ये काम कैसे करता है, तो किससे काम करता है, ऐप या वेबसाइट पे काम करता है, या बिल्कुल लिख सकते हैं, और आप इनसे खुद से बनाकर आप इसके पॉइंट से एडवांटेज वगैरह लिख सकते हैं कि इसमें फायदा क्या है कि वही फास्ट सर्विस वगैरह टेक्नोलॉजी बेस्ड है, नई टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, ऑटोमेटेड प्रोसेस, न्यू बैंक्स रिलाई ऑन ऑटोमेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस। ये किस पे वर्क करता है, ऑटोमेशन टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। ऑटोमेशन मतलब कोई भी काम ऑटोमेटिक हो, मतलब ऑटोमेटिक हो बट वो मैन्युअली ना हो। मैन्युअली मींस अपने आप ना जाके करना पड़े, खुद ब खुद हो जाए। तो अगर आपको जैसे इसमें केवाईसी करनी है, तो आप केवाईसी करोगे, एआई के थ्रू इसमें केवाईसी होती है ना। तो ऑटोमेशन टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन एंड रिड्यूस मैनुअल इंटरवेंशन। ठीक है, मैनुअल इंटरवेंशन को कम कर देते हैं। मैनुअल इंटरवेंशन मतलब खुद करना, मैनुअल इंटरवेंशन आप खुद जाके करना है ना। तो और दूसरी चीज, न्यू बैंक्स कैसे स्पीड पकड़ा, हमने अभी पढ़ा था कि किस वजह से इतना ज्यादा चर्चा में है, क्यों। तो आप इसका एग्जांपल ये भी दे सकते हो, कोविड के बाद न्यू बैंक्स बहुत जल्दी से बढ़े थे। ठीक है, उसके बाद है क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इट स्टोर्स, न्यू बैंक स्टोर्स डेटा ऑन क्लाउड सर्वर्स। ठीक है, मतलब ये अपना डेटा किसी बिल्डिंग में स्टोर नहीं करते है ना, जैसे अब बैंक की अलग अलग ब्रांचेस रहती है, उसमें वो फाइल पे आपकी फोटो लगती है, देन उसके बाद एक फॉर्म बनता है। तो नहीं, ये उस पर नहीं बनता। ये किस पे बनेगा आपका, ये अपना स्टोर क्लाउड में स्टोर करता है, ये अपना डेटा क्लाउड में स्टोर करता है। ठीक है, क्लाउड मीन्स जैसे कि गूगल क्लाउड हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्लाउड्स में स्टोर करता है, यानी ऑनलाइन रहता है। ठीक है, तो कहा गया, हाँ, ओपन एपीआईज। ओपन एपीआईज, न्यू बैंक्स कनेक्ट अदर बैंक कंपनीज थ्रू एपीआई। अदर अलग कोई कंपनी है, अलग कोई बैंक है, तो वो एपीआई के थ्रू न्यू बैंक कनेक्ट करता है। ठीक है, तो एपीआई की फुल फॉर्म होती है आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये आपको एक कंपनी से दूसरे कंपनी के थ्रू ऑनलाइन कनेक्ट होने की सहमति देता है। ठीक है, अब डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, टेक डिसीजन आफ्टर आफ्टर कस्टमर्स एनालिसिस। जैसे कि न्यू बैंक को आपको कुछ चीज वो करनी है, मतलब सजेस्ट करनी है, जैसे कि आप हर महीने, हर 2 महीने या हर 3 महीने बाद आप वाईफाई का रिचार्ज पे करते हो न्यू बैंक के थ्रू। तो न्यू बैंक इस चीज को एनालाइज करेगा, देन आपके पास एक सजेशन आएगा कि आप चाहो तो हम ऑटो पे सेट कर सकते हैं हर 3 मंथ का, या एवरी मंथ में, या क्वार्टरली। तो न्यू बैंक आपको एनालाइज करेगा, कस्टमर को एनालाइज करेगा, देन उसके बाद आपको सजेशन देगा। याद रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो इसका। जैसे आप, और जैसे आपको जैसे देखता है कि न्यू बैंक्स आपकी ट्रांजैक्शंस देखता है कि आप कितना कितना ट्रांजैक्शन करते हो। आप बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कंपनी करने वाले लोग हो, तो आपको लोन सजेस्ट, लोन नहीं क्रेडिट सजेस्ट करेगा, या फिर लोन, न्यू बैंक से लोन क्रेडिट वगैरह मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको प्लीज, मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा और नॉर्मल नॉर्मल बाहर बाहर से ही बता रहा हूँ, सो आपको प्लीज ये खुद ही करना पड़ेगा। आपको एक बार बुक की रीडिंग जरूर लगा देनी है। एंड मैं आपको ये, अब मेरे को नोट्स लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता और वीडियो बहुत लंबी हो जाती, सो इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं अब सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगा, और आपको यही लर्न करके जाने हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स ही लर्न करके जाने हैं, बट मैं जो बोलूंगा ना, वो इन पॉइंट्स के अंडर आपको लिखना है, एक्सपेंड करके, जो कि आप अच्छे से जानते हो कैसे लिखने होते हैं। ठीक है, आपको बस ये मेन पॉइंट्स लर्न करके जाना है, एंड आपको इन्हें हाईलाइट करके आना है एग्जाम में, अंडरलाइन करके, बड़े बड़े पॉइंट करके हाईलाइट करके आना है। एंड इनके नीचे जो भी आप लिखते हो ना, जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो पॉइंट्स पढ़ने के बाद वो सब आपको उसके नीचे लिखना है। मेन पॉइंट्स ये जरूर याद करने हैं। ठीक है, एंड मैं अब नोट्स वगैरह फोन से पढ़ूंगा, एंड आपको इसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो मैं बोलूंगा उस पर आपको फोकस करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क। रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क क्या होता है? रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क, हाँ, रिस्क, पहली बात तो हम ये पढ़ रहे हैं कि रिस्क चैलेंजेस। अब ये रिस्क चैलेंजेस किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम? न्यू बैंक्स के ऊपर, कि न्यू बैंक्स को किस टाइप के रिस्क चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अगर कोई सेटअप करना चाहता है तो भी, अगर जैसे आपके क्वेश्चन आ गया कि एक
न्यू बैंक आप सेटअप करना चाहते हो और उसके ऊपर आपको क्या चैलेंजेस आते हैं तो भी ये पॉइंट्स ठीक है, या फिर एक न्यू बैंक को क्या चैलेंजेस या रिस्क देखने को मिलता है तो भी ये पॉइंट्स ठीक है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखा है रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसको कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन और साइबर सिक्योरिटी रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस में आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, तो ये सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। एंड ये सब फॉलो करने के बाद केवाईसी वगैरह इन सब में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा रेगुलेटरी, मतलब डे बाय डे के जो एक्सपेंसेस आते रहते हैं। ठीक है, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट रिस्क, मतलब देखो अब अगर आप एक नई कंपनी सेटअप कर, नया न्यू बैंक सेटअप करना चाहते हो तो ऑलरेडी मार्केट में कई सारे न्यू बैंक है। अगर कोई कस्टमर ओपन करना भी चाहेगा तो वो किसके न्यू बैंक में ओपन करेगा, जो ऑलरेडी मार्केट में है, किसी नए न्यू बैंक में तो नहीं करेगा। तो उस टाइम में आपको आपका ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर आप उन्हें वादे करोगे कि हम आपको उनसे ज्यादा परसेंटेज इंटरेस्ट देंगे, उनसे ज्यादा परसेंट इंटरेस्ट देंगे या जो भी कुछ देंगे, तो उस ऐसी चीज में ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है, ये हो गया। अब आगे रहता है स्केलेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। स्केलेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यूजर बेस में ग्रो रैपिडली बट प्रॉफिट्स रिमेन लो। New banks have limited revenue sources like transactions, fees, subscription, high operating and technology cost reduce margins। ठीक है, देखो क्या रहता है कि न्यू बैंक्स बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। आपको बताया, मैं बता चुका हूँ कि क्लाउड वगैरह पे ये बेस्ड रहता है, अपना जो डेटा स्टोर करता है। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आ सकती है जब न्यू बैंक के यूजर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते रहते हैं ना, तो इसका जो प्रॉफिट है वो कम होने लगता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका प्रॉफिट बढ़ता है तो और डेटा स्टोर करने की जगह चाहिए होती है और नई टेक्नोलॉजी पे इन्हें, इनका ज्यादा पैसा खर्च टेक्नोलॉजी पे हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि हायर ऑपरेटिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉस्ट रिड्यूस मार्जिन। तो हायर ऑपरेटिंग एंड टेक्नोलॉजी, ज्यादा ऑपरेटिंग और ज्यादा नई टेक्नोलॉजी इनका कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कंपटीशन रिस्क। ठीक है, जस्ट बिकॉज अगर आप एक नई न्यू बैंक खोलना चाहते हो तो उसकी वजह से आसपास के जो न्यू बैंक्स ऑलरेडी सेटअप्ड है वो आपको एक हाई कंपटीशन आपको शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक नया सेटअप करना बहुत ही मुश्किल रहता है जस्ट बिकॉज कंपटीशन रिस्क। इसमें क्या लिखा है, न्यू बैंक फेस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंक्स एंड फिनटेक कंपनीज। Established banks already have larger customer bases and trust। जो ऑलरेडी आपके ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं, लोग वैसे भी उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, कि जस्ट बिकॉज वो आपको सामने दिखती है। ठीक है, तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हाई रहता है। और ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज प्लीज आप सब एक बार बुक से जरूर पढ़ लेना। आगे टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क। अब ये सारा काम कहीं पे मैंने बोला, जैसे यहाँ पे अगर आप कोई केवाईसी वगैरह करते हो लाइव बैंक में जाके, तो उसमें आपका एक फॉर्म सबमिट होगा, उस फॉर्म में सब कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन लिख के दोगे एंड वो बैंक को दे दोगे। ओके, फिर वो भी उसको कंप्यूटर में चढ़ाता है, वो बात की बात। लेकिन यहाँ पे टोटल ही सारा काम आपका ऑनलाइन रहता है ना। आपको जैसे बताया टोटल ही सारा काम ऑनलाइन रहता है, तो कोई हैकर किसी की इंफॉर्मेशन ले सकता है या कुछ भी, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा रहता है ना। इसमें कुछ लिखा है इन्फॉर्मेशन, न्यू बैंक डिपेंड ऑन कंप्लीटली ऑन टेक्नोलॉजी, देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ सिस्टम फेलियर, हैकिंग एंड डेटा थेफ्ट। तो डेटा चोरी होने का, सिस्टम फेलियर का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, वही है जो मैंने बताया। ठीक है, आगे है हमारा कस्टमर एक्वाजिशन एंड रिलेंटेशन। ठीक है, तो कस्टमर कैन इजीली स्विच टू अनदर बैंक ड्यू टू लो स्विचिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑफरिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड लॉयल्टी प्रोग्राम इज डिफिकल्ट। मतलब कि अब इसमें आपने कस्टमर को हायर कर लिया, मतलब कस्टमर को अप्रोच कर लिया कि आप हमारे बैंक में आ जाओ, चलो ठीक है, वो कुछ टाइम आपके जो है सर्विसेज यूज करता जाएगा, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक वो यूज नहीं करेगा, ये नहीं करता और चला जाता है। तो इसमें कस्टमर की लॉयल्टी बहुत कम होती है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है, इकोनॉमिक एंड मार्केट रिस्क। तो चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लो डाउन affect revenues. Market uncertainty can cause income stability. New banks are more vulnerable during financial crisis. Financial crisis, inflation या deflation कुछ भी हो जाए तो इसमें न्यू बैंक्स के प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे हमें अपॉर्चुनिटीज पढ़नी है, और अपॉर्चुनिटीज किसकी आएगी, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज आपके कस्टमर्स के लिए है, मतलब। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ेंगे तो अपॉर्चुनिटीज पढ़नी है हमको। तो सबसे पहला पॉइंट है सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस, है ना। सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस, इसमें क्या लिखा है, ऑल बैंकिंग सर्विसेज आर अवेलेबल थ्रू अ मोबाइल ऐप सच एज अकाउंट मैनेजमेंट, पेमेंट बिल्स एंड स्पेंडिंग tracking. Customer can access banking 24/7 from anywhere without visiting a branch. This makes banking fast, easy and paperless. देखो
ये पहली बात तो अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है, यानी एडवांटेज क्या लो, अपॉर्चुनिटीज क्या लो, किसके लिए, कस्टमर्स के बिहाफ, कस्टमर्स के बिहाफ पर, कस्टमर्स के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप पहली बात तो सारा काम पेपरलेस होगा, कहीं पे भी कभी भी इसकी सर्विसेज आप यूज कर सकते हो 24/7, ठीक है, रातों दिन 24 घंटा, है ना। तो सीमलेस, और इसमें आपका क्या रहता है, कैन एक्सेस 24/7 एनीवेयर विजिटिंग ब्रांच विदाउट विजिटिंग एनी ब्रांच, आपको किसी फिजिकल ब्रांच में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये पॉइंट हो गया। आगे, लोअर फीस एंड बेटर रेट्स ना, ऐसे हेडिंग से समझ आ रहा है, फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। न्यू बैंक्स यूजुअली चार्जेस लो और जीरो मिनिमम बैलेंस एंड मेंटेनेंस फीस, ट्रांजेक्शन चार्जेस आर लोअर कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक्स, ठीक है। सम न्यू बैंक्स ऑफर बेटर इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग्स, ठीक है, कुछ न्यू बैंक्स है जो कि बेटर इंटरेस्ट रेट्स देते हैं, ठीक है। इनकी जो फीस होती है, ऑपरेटिंग फीस होती है, ठीक है, वो बहुत ही कम होते हैं, और इसको आप जीरो बैलेंस पे भी रख सकते हैं। लाइक कई बैंक्स है जो कि बोलते हैं कि आपको 2000 रुपीज से कम नहीं रखने, 2000 रुपीज से कम रखोगे तो आपके चार्जेस कटेंगे, है ना, लाइक इस टाइप से, ठीक है। आप इसे जीरो बैलेंस पे भी मेंटेन कर रख सकते हो, ठीक है। सम बैंक ऑफर इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स, और ऑफर हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं आपके सेविंग्स पे, ठीक है। तो ये चीजें कस्टमर के लिए एक बेनिफिट हो जाती है। पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें क्या है, बढ़ता है। न्यू बैंक्स यूज्ड AI based tools to analyze customer spending patterns. They help customer create budgets, savings, goals and expense reports. ठीक है, these enable customer to manage their finance more effectively. पर्सनलाइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब देखो, एआई के थ्रू ये हर कस्टमर को पर्सनलाइज्ड मतलब पर्सनलाइज स्टडी करते हैं, एआई स्टडी करता है, देन उनको ऑफर देते हैं अलग अलग टाइप्स की, जैसे मैंने पिछली बारी में बताया था, ठीक है। तो इसमें किस टाइप की चीजें दे रखी है ना। दे हेल्प कस्टमर क्रिएट बजट्स, उनके बजट्स क्रिएट करने में, सेविंग्स में, फिर गोल्स में, सेविंग्स गोल्स में भी, सेविंग्स गोल्स लिखा है इसमें, जैसे कि, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बस थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। हाँ, हम कहाँ पे थे, पर्सनलाइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें हम थे आई थिंक हाँ, सेविंग गोल्स पे। तो सेविंग गोल्स यानी कि आप इस महीने कितना सेव करना चाहते हैं, या फिर इस पूरे ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में कितना सेव करना चाहते हैं, इस टाइप के गोल्स अचीव करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है। ओके, तो दिस एनेबल्स कस्टमर टू मैनेज देयर फाइनेंसेस मोर इफेक्टिवली। ये आपको वो क्या, ये आपकी इस चीज में भी हेल्प करता है कि आप अपने फाइनेंस को कम खर्चा करें, या फिर अपना फाइनेंस कहाँ पे करें, तो ये भी एआई के थ्रू आपकी हेल्प करने में, आपकी इस चीज को, इस गोल को पूरा करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज, इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में लिखा है, न्यू बैंक ऑफर मॉडर्न फीचर्स सच एज बजटिंग टूल्स, राउंड ऑफ, सेविंग्स एंड इंस्टेंट पेमेंट्स। देखो, इंस्टेंट पेमेंट्स तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, मतलब ये आपको किस टाइप की नई इनोवेटिव, नई टेक्नोलॉजी की सर्विसेज देता है, जैसे बजटिंग टूल्स, एआई आपको रीड करेगा, या और उसके बाद आपको ऐसे चीजें प्रोवाइड करेगा, ऐसी आपको प्लानिंग देगा कि जिससे आप बजट कर पाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या था, एंड सेविंग्स एंड इंस्टेंट पेमेंट्स यानी कि कहीं पे भी आप कहीं से भी पेमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे, दे प्रोवाइड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, ठीक है। तो आपको इसमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में एक और पॉइंट है कि आपको इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हम किसके बिहाफ पे पढ़ रहे हैं, कस्टमर्स के बिहाफ पे। अगला आगे पढ़ते हैं, क्या है हमारा, इनहेंस कस्टमर सपोर्ट। इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट इज प्रोवाइडेड थ्रू चैटबॉट्स, ऑनलाइन हेल्प सेंटर्स एंड इन ऐप सपोर्ट। रिस्पॉन्स टाइम इज यूजुअली क्विक एंड इशू आर रिसॉल्व फास्टर। ये कंपनी के थ्रू बनाए हुए चैटबॉट्स होते हैं, और कंपनी के थ्रू बनाए गए ऐसे चैटबॉट जिसमें ऑलरेडी ये फिल कर देते हैं कि अगर इस टाइप का मैसेज आता है तो आपको ये रिप्लाई करना है, जिससे कि कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। तो इसमें इनहेंस कस्टमर सपोर्ट में मतलब जब ऐसे चैटबॉट पे अगर कोई कस्टमर, या आप अगर कस्टमर हो न्यू बैंक के, और उस चैटबॉट पे आपने प्रॉब्लम डाला कि ये इशू है, तो वो आपको इंस्टेंट रिप्लाई देगा। जैसे आप चैट जीपीटी में देते हो, गूगल जेमिनाई पे देते हो, वो आपको इंस्टेंट बताता है कि ये करो, है ना, ठीक है। तो अब हमें कंसिडरेशन पढ़ना है किसके लिए, यहाँ पे कस्टमर्स के ही बिहाफ पे, ठीक है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस सिक्योरिटी पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है तो इसमें लिखा है, कस्टमर, एक सेकंड, इंटीग्रेशन, हाँ, कस्टमर शुड चेक वेदर देयर डिपॉजिट आर कवर्ड अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस। पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी शेयर्ड केयरफुली एंड सिक्योरली। मतलब कि आपको जो न्यू बैंक में अपना खाता वगैरह या जो भी अकाउंट वगैरह खुलवाना है, वो बहुत ही सोच समझ के खुलवाना है, अच्छे से सब कुछ पढ़ने के बाद खुलवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि विदाउट नॉन ट्रस्टेड किसी भी न्यू बैंक में खुलवा लिया, ठीक है। एंड और क्या लिखा हुआ है इसमें, कस्टमर शुड चेक वेदर देयर डिपॉजिट आर कवर्ड अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस। आपका जो डिपॉजिट है वो एक डिपॉजिट इंश्योरेंस के
अंडर है या नहीं, ठीक है। पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी, आपको अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन केयरफुली शेयर करनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, इंटीग्रेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, थोड़ा सा लंबा वर्ड था इस वजह से। कस्टमर शुड वेरीफाई वेदर देन न्यू बैंक इंटीग्रेट स्मूथली विद अदर बैंक्स, ठीक है, एंड एप्स। आपको श्योर करना है कि जो आपका जो न्यू बैंक है, आप जिस न्यू बैंक में अकाउंट ओपन करवाने वाले हो, वो अदर बैंक के साथ अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। जस्ट बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जो एपीआई के थ्रू है ना, आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग इंटरफेस वगैरह आई थिंक कुछ पढ़ा था हमने, है ना, उसके थ्रू ये क्या करता है कि दूसरे कंपनी से बैंक से कॉन्टेक्ट करता है ना, तो उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या क्या था इसमें हमारा, इंटीग्रेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी में कस्टमर शुड वेरीफाई वेदर द न्यू बैंक इंटीग्रेट स्मूथली विद अदर बैंक्स एंड एप्स, दूसरे एप्स और बैंक के साथ ये अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ना, आपको ये भी चीज चेक कर लेनी चाहिए। अगर वर्क नहीं कर रहा है, इट मींस ये फेक भी हो सकता है, ठीक है। दिस स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर्स विद कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल नीड्स, और ये उन कस्टमर के लिए बेसिकली उनको इंश्योर कर रहे हैं कि आप केयरफुल हो जाओ कि जो जिनको पैसों की नीड, थोड़ी ज्यादा पैसों का खर्च थोड़ा ज्यादा बना हुआ रहता है ना, उनके लिए, ठीक है। अगला है लिमिटेड फिजिकल प्रेजेंस, मतलब कि इसकी फिजिकल प्रेजेंस बहुत कम होती है। अगर कोई बड़ा बूढ़ा है, जैसे ओल्ड जनरेशन है, अभी तो सारी जनरेशन जेड चल रही है, वो इस चीज को समझेंगे कि ये फिजिकल भी चल जाता है, यो नॉन फिजिकल है, मतलब अगर सामने नहीं होगा तो भी चल जाएगा, ट्रस्टेड है। लेकिन अगर आप किसी ओल्ड जनरेशन अंकल वगैरह को किसी को बताओगे, तो वो अगर नहीं जानते इस बारे में, तो उन्हें क्या बोलेंगे, नहीं भाई अपना नॉर्मल जो बैंक है वहीं पे खुलवा लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो अगर किसी को फिजिकल ब्रांचेस अच्छी लगती है, बैंक की फिजिकल ब्रांचेस अच्छी लगती है कि फिजिकल जाके सामने जाके बात करनी है, सामने जाके अकाउंट ओपन करवाएंगे, तो उनके लिए ये बहुत खराब है, ठीक है। लिमिटेड फिजिकल प्रेजेंस होती है इनकी, बहुत कम जगह पे होती है जहां पे इनका हेडक्वार्टर वगैरह ऑफिस वगैरह होगा, जहां तक वहीं पे होती है। वैसे तो आपको फिर सारा काम इसमें ऑनलाइन रहता है, पढ़ चुके हो। तो अगर किसी को फिजिकल प्रेजेंस चाहिए बैंक की, जैसे कोटक महिंद्रा वगैरह हो गई, ऐसी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, तो वो इसमें नहीं होती, तो ये इसकी वजह से डिसएडवांटेज हो जाता है। लास्ट हमें पढ़ना है रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड स्टेबिलिटी। इसमें क्या लिखा हुआ है, कस्टमर मस्ट इंश्योर दैट न्यू बैंक फॉलोज आरबीआई रेगुलेशन एंड ऑपरेट्स लीगली। कस्टमर को इंश्योर करना है कि आरबीआई और हमारे फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड डिजिटल इनोवेशन, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक है, ऑपरेट लीगली, चेकिंग द बैंक्स लाइसेंस, पार्टनर बैंक एंड क्रेडिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो आपको चेक कर लेना है कि बैंक का लाइसेंस है या नहीं। और देखो, न्यू बैंक का लाइसेंस नहीं होता, न्यू बैंक क्या करता है, वो दूसरे किसी बड़े बैंक के अंडर साथ मिलकर टाई अप करके काम करता है, जिस बड़े बैंक का ऑलरेडी लाइसेंस होता है। तो आपको वो लाइसेंस चेक जरूर करना है, यानी पार्टनर लाइसेंस चेक करना है, तब जाके आप न्यू बैंक में खाता खुलवाने के लिए रेडी रहना, मतलब तब जाके आप न्यू बैंक में खाता खुलवा सकते हो, ओके। तो मेरी तरफ से मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा पाया वो मैंने करवा दिया। अब आपको क्या करना है, आपको बुक से अच्छे से रीडिंग लगानी है, ठीक है। जस्ट बिकॉज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं और क्वेश्चंस करवाने जा तो, ठीक है। मैं डे बाय डे हर चैप्टर के क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ। इसमें मैं फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुका हूँ, सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुका हूँ, एंड थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुका हूँ, जो कि आज अपलोड हो जाएगा रात तक, ओके। थैंक यू, एंड जरूर वापस जरूर आएगा, क्योंकि कल एक और चैप्टर अपलोड करूंगा, चैप्टर 4, एंड मैं 6 डेज की सीरीज में हूँ, तो यानी कि सैटरडे तक आपका टोटल 8 चैप्टर्स 8 लेसन है आपकी इस पूरी बुक में, बीबीए एमर्जिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो उसमें से सैटरडे तक 6 चैप्टर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, और अगर आप ये 6 चैप्टर भी पढ़ के एग्जाम देकर आ जाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ से ही सारा आपका क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। कहने का मतलब है कि उस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसमें छपे थे, जो कि सेमेस्टर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, सेमेस्टर 1 और 2 दोनों की बात कर रहा हूँ। आप चेक कर लेना वीडियो, ठीक है। थैंक यू, एंड फिर से एक बार थैंक यू, आपने 100 सब्सक्राइबर बिना बोले करवा दिए, ठीक है।